Okay, so today what we are going to do classes, we are going to learn about the atomic size of D and F block elements. ठीक है? So please sit with a pen and a book and jot down all the important points as and when they come your way. ओके तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पढ़ना है एटॉमिक साइज के बारे में। तो अगर मैं एटॉमिक साइज के बारे में आपको पूछूं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, है ना? उसको हम एटॉमिक साइज बोलेंगे। सो लेट मी राइट डाउन द हेडिंग ओवर हियर एज एटॉमिक साइज। ओके, चलो। Just give me 1 minute, class. There is some video lag from my side. Yeah, sorry students, I had got disconnected because of some technical problem in the laptop. But let's get back to studies. हम बात कर रहे हैं atomic size of D block elements and F block elements. Now listen to me very carefully. जो atomic size होता है उसका मतलब होता है it is the distance uh, between the center of the nucleus and the outermost shell. तो उसके बीच के डिस्टेंस को हम एटॉमिक साइज बोलते हैं। ठीक है। और ये जो एटॉमिक साइज होता है ना, वो हम मेजर करते हैं मोस्टली पिकोमीटर्स में। बट ऐसा कोई ऐसा यूनिट है नहीं। बट ये चैप्टर में हम पिकोमीटर्स या नैनोमीटर्स में हम एटॉमिक साइज के डिस्टेंस की बात करेंगे। तो एटॉमिक साइज का ऑफिशियल डेफिनेशन हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टिल द आउटरमोस्ट शेल इन अ गैसियस स्टेट इन एन आइसोलेटेड एटम। तो ये जो एटॉमिक साइज होता है वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सबसे पहले इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। ओके, जितने नंबर ऑफ शेल्स एटम में ज्यादा होंगे उतना ही उसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। बिकॉज ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स को अकोमोडेट करने के लिए वी विल रिक्वायर अ लार्जर स्पेस, है ना? तो द फर्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ शेल्स के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देन द सेकेंड इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो एटॉमिक साइज है तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट बोलो, या फिर उसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, एब्रीविएटेड एज एस। तो व्हाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट? तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। तो आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनका न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन होगा। बराबर है ये? तो जब वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जब वो न्यूक्लियस की तरफ आ रहे हैं, तो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच आर कॉल्ड इनर इलेक्ट्रॉन्स, they will offer repulsion to the outermost electrons. So what is screening effect or shielding effect? It is the repulsion of the outer electrons by the inner electrons. तो उसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। तो जितना ज्यादा ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा मतलब उतना ही ज्यादा ये रिपल्शन होगा, और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, विच विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। बराबर है ये? और तीसरा, जो तीसरा फैक्टर है, you will say that the third factor on which the atomic size is directly or it is proportional to, आप ऐसा बोलोगे, it is inversely proportional to nuclear charge। बराबर है ये? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज ऑफ नाउ हमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है।
बट एज ऑफ नाउ आप सिर्फ समझ के रखो कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में, सो यू आर एडिंग वन वन इलेक्ट्रॉन, तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो प्रोटॉन्स भी तो ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि एटम न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जब आप प्रोटॉन्स ऐड कर रहे हो तो ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज, मतलब ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज इंक्रीज होगा, so which will result in greater pull of the nucleus towards the outermost electrons, which will result into which will result into decrease in atomic size। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हमें पता होने चाहिए। सो दिस आर द थ्री फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक साइज डिपेंड होता है। फर्स्ट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। Second, it is directly proportional to shielding effect. And third, it is inversely proportional to nuclear charge। समझ में आया ये? ओके। अब हमें क्या करना है, ये 3D सीरीज के बारे में 4D 5D मतलब पूरे डी ब्लॉक का एज सच हमें ग्रुप वाइज ट्रेंड पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हम ग्रुप नंबर यहाँ पे ग्रुप देखें 3 के लिए एक ट्रेंड होगा, एंड देन देर इज वन ट्रेंड विच इज फॉलोड फॉर ग्रुप 4 से लेकर 12 तक। मतलब ग्रुप 3 के लिए एक ट्रेंड होगा और 4 से 12 वालों के लिए अलग ट्रेंड होगा। तो अगर आप ये देखोगे ग्रुप 3 में, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं यू हैव 3D, देन यू हैव 4D एंड देन यू हैव 5D सीरीज। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा आपके पास 3D, यहाँ पे होगा 4D और यहाँ पे होगा 5D। बराबर है ये। अब यहाँ पे क्या होगा पता है, ग्रुप 3 में ध्यान से सुनना, ग्रुप 3 में जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा? बिकॉज वेरी सिंपल, द नंबर ऑफ शेल्स आर गोइंग टू इंक्रीज, so we will require a larger space to accommodate those electrons। तो 3D से 4D एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा और 4D से 5D भी एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। नाउ ध्यान से सुनना मुझे, ग्रुप 4 से 12 के लिए क्या सीन होता है। तो ग्रुप 4 से 12 के लिए 3D से 4D आप जाओगे तो एटॉमिक साइज नो डाउट इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। बट जब आप 4D टू 5D जा रहे हो तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ रहा है, बट एक्चुअल में द रियलिटी इज कि 4D और 5D का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा। ये क्यों इक्वल रहेगा वो हम रीजंस वगैरह डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आपको ये वाला रूल पता होना चाहिए। तो आप ग्रुप 3 के लिए जाओगे तो 3D से 4D से 5D एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। आप 4 टू 12 ग्रुप्स के लिए जाओगे तो 3D से 4D एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, बट 4D और 5D का प्रैक्टिकली इट विल रिमेन द सेम। तो अब मैं वो 3D 4D 5D के ना एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, सो प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। यहाँ पे अगर मैं 3D सीरीज के बारे में लिखूं तो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा स्कैंडियम, so then you have titanium, मैं 3D सीरीज लिख रहा हूँ, then you have vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, you have nickel, copper and zinc। बराबर है ये? ओके। जब हम 4D सीरीज पर जाएंगे तो 4D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, यट्रियम, then you have zirconium, then you have niobium, then you have molybdenum, then you have technetium, ruthenium, rhodium, palladium, सिल्वर एंड कैडमियम। जब हम 5D सीरीज के बारे में बात करेंगे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम से लैंथेनम, लैंथेनम है यहाँ पे, देन यू हैव हॉफनियम, देन यू हैव टेंटेलम, देन यू हैव टंगस्टन, देन यू हैव रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी।
हम 6D सीरीज के बारे में नहीं पढ़ते, बराबर। तो 3D 4D और 5D सीरीज आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। दिस विल बी लाइक 3D सीरीज के एलिमेंट्स, दिस इज 4D सीरीज के एलिमेंट्स, एंड दिस इज 5D सीरीज के एलिमेंट्स। ठीक है, फटाक से मैं आपको एक बार 4D और 5D का मैं आपको एक निमोनिक बता देता हूँ। 3D सीरीज तो वैसे भी सबको याद रहता है, ओके। बट 4D और 5D में बच्चों को दिक्कत होता है, तो मैं आपको निमोनिक बता देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर 1 में बताया है। इन केस इफ यू हैव मिस दैट निमोनिक, तो ये 4D सीरीज होता है स्टार्ट यट्रियम से। तो निमोनिक ऐसा है, इट इज यार जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहे, पढ़ लो आगे काम आएगा। बराबर है, ये एक सिंपल निमोनिक है टू रिमेम्बर 4D सीरीज। अब 5D सीरीज का देखो क्या है निमोनिक। ला, हफ्ता, वरना, री, ओस, मतलब रोज है वो, उसको मैं री ओस, आयरन रॉड से पिटाई और होगी। ओके, सो इफ यू हैव एनी अदर निमोनिक्स यू कैन रिमेम्बर बाय दैट मैनर ऑल्सो, बट ये एक मुझे निमोनिक मिला है तो आई एम शेयरिंग इट विथ यू। जब आप ये देखोगे तो ये आपका ग्रुप 3 है। अब देखो ये ग्रुप 3 है आप, ठीक है। और अगर आप ये वाला देखोगे तो ये आपका ग्रुप 4 से लेकर 12 है। दिस इज ग्रुप 4 से 12, ये वाला, ठीक है। तो दिस इज ग्रुप 4 to 12। यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये ग्रुप 4 to 12 है आपका। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज ग्रुप 4 to 12। अब ध्यान से सुनना, ट्रेंड ये है कि ग्रुप 3 में स्कैंडियम का एटॉमिक साइज यट्रियम से कम, यट्रियम का लैंथेनम से कम। मतलब लैंथेनम का सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज होगा इन ग्रुप 3। ग्रुप 4 से 12 में आप देखोगे कि 3D का एटॉमिक साइज 4D से तो कम है, पर 4D का एटॉमिक साइज 5D से कम नहीं है। प्रैक्टिकली इट इज द सेम, प्रैक्टिकली इट इज द सेम, ऐसा। ओके, और ये ऐसा क्यों हो रहा है उसका मैं रीजन यहाँ पे लिख देता हूँ। इट इज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आप समझो ये, इट इज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो आपने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा है, बट मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सी व्हाट हैपेंस इन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है ना क्लास, वो है 57। बट जब आप हॉफनियम पे जाओगे वो 58 नहीं है, वो है 72। 72। सो बीच में है ना, देर आर 14 एलिमेंट्स विच आर लैंथेनॉइड, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। और जब आप हॉफनियम पे आओगे ना, तो हॉफनियम में यू हैव 4f14 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली आप टेंटेलम लो, टंगस्टेन लो, रीनियम लो, ऑस्मियम लो, इरिडियम लो, प्लैटिनम लो, गोल्ड लो या मर्क्यूरी लो, उसमें यू आर गोइंग टू हैव 4f14 इलेक्ट्रॉन्स। 4f14 इलेक्ट्रॉन्स। एंड 4f का जो शील्डिंग पावर होता है ना क्लास, वो सबसे मतलब कम हो रहा है यहाँ पे। 4f का शील्डिंग पावर बहुत कम होने के कारण द न्यूक्लियस कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। देखो शील्डिंग पावर कम होना मतलब कम रिपल्शन, शील्डिंग पावर मतलब रिपल्शन होता है। तो पुअर शील्डिंग पावर बोला मतलब पुअर रिपल्शन। भाई पुअर रिपल्शन का मतलब क्या होता है? मोर अट्रैक्शन। दैट मीन्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, विच इज द रीजन वाई आप जिरकोनियम से हॉफनियम जाओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है। जिरकोनियम से आप हॉफनियम जाओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। बट ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एटॉमिक साइज कम भी तो हो रहा है, तो नेट नेट सेम हो जाता है। बराबर है ये। तो ये जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है क्लास, इट इज बिकॉज ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। आप देखोगे हॉफनियम से लेकर मर्क्यूरी तक सारे एलिमेंट्स में देर आर 4f14 इलेक्ट्रॉन्स। ऊपर वाले में ये ऑब्जर्व नहीं होता है। ऊपर वाले में ये इसलिए ऑब्जर्व नहीं होता है क्योंकि लैंथेनम में 4f में इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट नहीं है। आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे आपको पता चल जाएगा।
आप यट्रियम से जिरकोनियम जा रहे हो, तो यट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 39। जिरकोनियम का 40 है। सो देर इज नो गैप बिटवीन द एलिमेंट्स। बट जब आप 5D में आते हो तो लैंथेनम के तुरंत बाद हॉफनियम नहीं आता है। लैंथेनम इज 57। उसके बाद 14 एलिमेंट्स हम एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, लैंथेनॉइड्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हॉफनियम आता है। दैट मीन्स हॉफनियम में देर आर 4f14 इलेक्ट्रॉन्स which has a very poor shielding effect. So that will result in decrease in atomic size. तो ये lengthenoid contraction ना क्लास बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है। तो उसका डेफिनेशन क्या है? सो द डेफिनेशन सेज दैट इट इज द डिक्रीज in atomic and ionic size with the increase in atomic number। तो उसको हम lengthenoid contraction बोलेंगे। तो ये पोस्ट lengthenoids ये सब हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसी में हमने मोर देन 40 एमसीक्यूज बना दिए। कैसे? अब देखो ग्रुप 3 का ट्रेंड। ग्रुप 3 के ट्रेंड में वो लोग क्या पूछ सकते हैं? मिनिमम एटॉमिक साइज, मैक्सिमम एटॉमिक साइज, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकते हैं। तो एक ग्रुप में मैंने 4 एमसीक्यूज बना दिए। तो वैसे हमारे पास 10 ग्रुप्स है, तो दैट मीन्स 40 एमसीक्यूज आपके सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक के एटॉमिक साइज पे बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये जो शॉर्टकट दिया है वो याद रखो। 3D में मतलब ग्रुप 3 में 3D से 4D से 5D एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। 4 से 12 में 3D से 4D इंक्रीज होगा। 4D 5D का ऑलमोस्ट इक्वल होगा बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस। अब बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4D और 5D के जो एलिमेंट्स है दैट इज फ्रॉम ग्रुप 4 से 12, उनका एटॉमिक साइज क्या होता है? ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। और इसके वजह से जो एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज इक्वल हो जाता है उनको हम बोलते हैं केमिकल ट्विन्स। उसे हम केमिकल ट्विन्स बोलेंगे। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल ट्विन्स? देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, विल जस्ट जॉटेड डाउन सम ऑफ देम। सो दैट इज ZrNHF, that is zirconium and hafnium. Then you have niobium and tantalum. Then you have molybdenum and tungsten. और बाकी हमने वर्बली डिस्कस किया, टेक्नीशियम एंड रीनियम, रुथेनियम एंड ऑस्मियम, रोडियम एंड इरिडियम, पेलेडियम एंड प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। सो दे आर केमिकल ट्विन्स। केमिकल ट्विन्स का मतलब क्या होता है कि उनका एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। एंड टू गिव यू अ टेस्ट ऑफ एनसीईआरटी, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा के साथ बताता हूँ। जिरकोनियम का एटॉमिक साइज है ना 160 पिकोमीटर्स होता है, और हॉफनियम का 159 पिकोमीटर्स होता है। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। So see, it has been verified that Zr and HF have the almost same atomic size, and the reason is lengthenoid contraction, poor shielding effect of 4f electrons. So ये chemical twins हो गया, ये lengthenoid contraction का आउटकम है। And the second outcome is basic nature। बेसिक नेचर, आप ये बोलेंगे कि ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बेसिक नेचर लेफ्ट टू राइट है ना, लेंथेनॉइड्स में डिक्रीज होता है। तो जो हम ऐसा बोलेंगे कि जो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड है, सो दैट इज मोर बेसिक देन सीरियम हाइड्रोक्साइड, एंड दैट इज मोर बेसिक देन लुटेशियम हाइड्रोक्साइड। बेसिक नेचर लेफ्ट टू राइट है ना, कम हो जाता है। नाउ आई नो दैट लेंथेनम जो है इट इज नॉट अ लेंथेनॉइड एलिमेंट, है ना, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। हमने पढ़ा हुआ है, ये रहा देखो, वो 5D सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है। बट आपको याद होगा क्लास, आप अगर मेरे सेशंस को ठीक से फॉलो कर रहे हो तो लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि लेंथेनम का जो प्रॉपर्टीज है वो लेंथेनॉइड जैसा होता है। इसीलिए भले ही लैंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, हम उसको लैंथेनॉइड्स के साथ पढ़ेंगे। तो जब मैं बेसिक नेचर कंपेयर करूंगा तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड को मैं कंसिडर करूंगा, और उसका जो बेसिक नेचर है वो सीरियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा होगा, एंड सो ऑन, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, सॉरी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा बेसिक नेचर। ये गया दिमाग में ये। सो बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन केमिकल ट्विन्स होते हैं, और दूसरा बेसिक नेचर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो जाएगा।
क्या ये बात समझ में आई? यस। तो ये तो हो गया ब्लॉक वाइज। अब हमें 3D सीरीज का डिटेल में पढ़ना है। जैसे आपको पता है 3D सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। तो मैं 3D सीरीज के बारे में पढ़ूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर हम एलिमेंट्स लिखे तो एलिमेंट्स क्या है, देखो, यू हैव स्कैंडियम, देन यू हैव टाइटेनियम, देन यू हैव वेनेडियम, देन यू हैव क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। बराबर है ये। अब आप ध्यान से देखना, दे से दैट जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड 4 में जाते हो, दैट इज 3D सीरीज में जाते हो, तो लेफ्ट टू राइट पहले कुछ एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इसका रीजन हम क्या दे सकते हैं, इसका एक हम सिंपल रीजन दे सकते हैं कि जैसे आप स्कैंडियम टू क्रोमियम जाओगे, स्कैंडियम टू क्रोमियम जाओगे, तो वी से दैट व्हाट वी आर गोइंग टू से, वी आर गोइंग टू से दैट कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जिसको हम जेड इफेक्टिव बोलेंगे, तो दैट इज ग्रेटर देन सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है स्क्रीनिंग पावर या शील्डिंग इफेक्ट। तो आप समझो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के वजह से एटॉमिक साइज श्रिंक होता है और स्क्रीनिंग पावर के वजह से एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। बराबर। अगर लेफ्ट टू राइट ये एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, विच मीन्स दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर डोमिनेटिंग देन द स्क्रीनिंग पावर। बराबर है ये। फिर आप देखो, जब आप क्रोमियम से मैंगनीज जाते हो तो अनएक्सेप्शनली मैंगनीज का एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। इनफैक्ट मैंगनीज का एटॉमिक साइज आयन से भी ज्यादा है। और इसका रीजन हम क्या देंगे, यहां पे ध्यान दो, इसका जो हम रीजन देंगे, पे अटेंशन ओवर हियर, मैंगनीज का जो हम रीजन देंगे वो ध्यान से सुनना। मैंगनीज के लिए पहले तो हम ये बोलेंगे कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है D5S2, सो इट हैज अ हाफ फिल्ड डी सबशेल। और जो हाफ फिल्ड डी सबशेल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज एनर्जी। बराबर है ये। ओके। फिर दूसरा आपको ये याद रखना है कि उसमें होता है वीक मेटालिक बॉन्डिंग। क्यों वीक मेटालिक बॉन्डिंग होगा, बोलने का सर वेरी सिंपल, क्योंकि इट हैज अ D5 कॉन्फ़िगरेशन, और D5 कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। तो भाई बहुत ज्यादा स्टेबल है तो वो बॉन्ड बनाने के लिए नहीं जाएगा ना, जो मैंगनीज में मेटालिक बॉन्ड रहेगा, सो द एबिलिटी टू फॉर्म मेटालिक बॉन्ड विल बी वेरी लेस। so that's why we say that weak metallic bonding। और वीक मेटालिक बॉन्डिंग होने के कारण इट हैज अ वेरी लूज पैक स्ट्रक्चर, so the electrons are very spread out which will increase the atomic size। तो किसी ने भी आपको पूछा कि मैंगनीज का अनएक्सेप्शनली एटॉमिक साइज क्यों ज्यादा है, तो आप 3 रीजंस दोगे। आप बोलोगे D5 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज एनर्जी इट इज वेरी स्टेबल, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल है इट फॉर्म्स अ वीक मेटालिक बॉन्ड, एंड बिकॉज ऑफ वीक मेटालिक बॉन्ड इट हैज अ वेरी लूज पैक स्ट्रक्चर। बराबर है ये। ओके। अब ये देखो, आयन, कोबाल्ट और निकल। आयन, कोबाल्ट और निकल में आप देखोगे तो जो एटॉमिक साइज है, जो एटॉमिक साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो इसका रीजन क्या हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, बोलने का सर वेरी सिंपल, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, सो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्क्रीनिंग पावर। देखो, स्क्रीनिंग पावर की वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के वजह से डिक्रीज होता है। अब ये दोनों नेट नेट इक्वल होगा, मतलब स्क्रीनिंग पावर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जेड इफेक्टिव, मतलब द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ड्यू टू स्क्रीनिंग पावर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो ना, स्क्रीनिंग पावर की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ रहा था, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से डिक्रीज हो रहा है, और स्क्रीनिंग पावर और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट इक्वल है, सो द एटॉमिक साइज ऑल्सो प्रैक्टिकली रिमेन्स द सेम। ठीक है। और जब आप कॉपर से जिंक जा रहे हो, मतलब निकल कॉपर जिंक में आप जा रहे हो, तो यहाँ पे एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे रीजन हम ऐसा देंगे कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो दैट इज लेस देन द स्क्रीनिंग पावर। स्क्रीनिंग पावर कब है यहाँ पे, समझ में आया आपको? ठीक है, तो देखो ये कितना अजीब सा ये ट्रेंड है। इसमें से आपको तीन चार एलिमेंट्स उठा के दे देंगे और बोलेंगे अरेंज इन द डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज। तो इसमें कुछ डेटा पॉइंट्स मैं आपको एनसीईआरटी के बता देता हूँ। आपको ये याद रखना है, मैंगनीज का 137 पिकोमीटर्स होता है एटॉमिक साइज। जिंक का होता है 137 पिकोमीटर्स, मतलब जिंक और मैंगनीज का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली इक्वल है एज पर एनसीईआरटी। स्कैंडियम का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्कैंडियम का एटॉमिक साइज 164 है, 164, बराबर है ये। ओके, तो थ्री डी सीरीज में सबसे ज्यादा जो एटॉमिक साइज है वो स्कैंडियम का होता है, बराबर है। स्कैंडियम का सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, तो इसी के रिलेटेड है ना, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, वो हम बना लेते हैं। ओके, सो विल ड्रॉ द एनसीईआरटी का डायग्राम इटसेल्फ, जहां पे उन्होंने, आप चेक करो यहाँ पे वाई एक्सिस पे है ना, उन्होंने एटॉमिक साइज को प्लॉट किया है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर को प्लॉट किया है। सो लेट मी पुट डाउन दोज डिटेल्स ओवर हियर। यहाँ पे एटॉमिक साइज है और यहाँ पे है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो थ्री डी सीरीज के लिए आप देखो, स्कैंडियम का देखो सबसे ज्यादा होता है एटॉमिक साइज, स्कैंडियम का सबसे ज्यादा होगा, ये देखो ऐसा रहेगा, फिर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और हल्का सा कॉपर जिंक के लिए बढ़ जाएगा, बराबर। अब ये देखो यहाँ पे मैं 4D का बनाऊं, तो 4D में जो एटॉमिक साइज है वो स्कैंडियम का यट्रियम से तो कम होगा, मतलब यट्रियम को मुझे ऊपर से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो मैं कुछ ऐसा बना दूंगा, ऐसा। पर अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, 5D में देखो, तो देखो लैंथेनम का एटॉमिक साइज यट्रियम से ज्यादा है, बट ऑफ्मियम का एटॉमिक साइज जिरकोनियम से ऑलमोस्ट इक्वल है। तो अभी वो डायग्राम में कैसे बताएंगे, देखो वो डायग्राम में हम बनाएंगे ऐसा कुछ। ये देखो, ये लैंथेनम का यहाँ से शुरू होगा, बट बाकी के जो एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक साइज 4D के बराबर ही हो जाता है बिकॉज ऑफ lengthenoid contraction। so what elements you are going to write over here? यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला आपका स्कैंडियम है, ये वाला यट्रियम है, ये वाला लैंथेनम है, ओके, एंड दिस इज जिंक, देन यू हैव कैडमियम, एंड देन यू हैव मर्क्यूरी। आपको ये डायग्राम से क्या पता चलता है? ये डायग्राम से पता चलता है कि मान लो ये आपका टाइटेनियम होता, ये पॉइंट पे, तो टाइटेनियम के ऊपर कौन आता है, यट्रियम के बाद कौन आता है, मान लो ये जिरकोनियम है, Zr, और ये हो जाएगा HF। तो क्या आपको यहाँ पे डायग्राम से ये पता चल रहा है कि टाइटेनियम जो है उसका एटॉमिक साइज जिरकोनियम से कम है, बट जिरकोनियम और हॉफनियम का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। दिस इज द ट्रेंड दैट आई हैव गिवन यू ना। टाइटेनियम कौन से ग्रुप में आता है, 4 में आता है, तो देखो 3D का एटॉमिक साइज 4D से कम होता है, बट 4D और 5D का ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, तो वही है। तो यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट्स के लिए प्लॉट कर सकते हो, बट आप क्लियरली देख पा रहे हो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें आप देखो स्कैंडियम का एटॉमिक साइज कम रहेगा, उसके बाद यट्रियम आएगा, एंड देन लास्ट में लैंथेनम आएगा। तो आप देख पा रहे हो, सो दिस इज ग्रुप 3 का ट्रेंड। तो देखो ग्रुप 3 का ट्रेंड ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, समझा ये? तो ये डायग्राम उन्होंने दिया है एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी में यहाँ पे है ना, वाई एक्सिस पे उन्होंने नैनोमीटर में प्लॉट किया है, और टेबल में उन्होंने पिकोमीटर्स में दे दिया है। तो वो जब आप कन्वर्जन करते हो ना पिकोमीटर्स का नैनोमीटर्स में, तो वो एनसीईआरटी में डेटा थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है डायग्राम में, ये डायग्राम में।
यहाँ पे उन्होंने एटॉमिक साइज ना नैनोमीटर में लिया है, पर जब आप उसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो मैच नहीं हो रहा है उन्हीं के डेटा के साथ जो उन्होंने प्रीवियस पेज पर दिया है। तो सर हमें याद क्या रखना है, आप ये याद रखो जो मैंने आपको डेटा दिया है कि मैंगनीज का 137 होता है, जिंक का 137 होता है पिकोमीटर्स में, स्कैंडियम का 164 पिकोमीटर्स होता है। समझ में आया ये? पक्का? श्योर? ओके, जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज आउट ओवर हियर। यस, तो ये हो गया पूरा डी ब्लॉक का। देखो डी ब्लॉक में हमने 3D 4D 5D ग्रुप वाइज पढ़ लिया, दूसरा हमने 3D सीरीज के बारे में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है लैंथेनॉइड्स के बारे में। तो लेट मी राइट डाउन दैट थिंग ओवर हियर। मैं लैंथेनॉइड्स के बारे में लिख रहा हूँ, सो पे अटेंशन ओवर हियर। देखो इससे ही, सिर्फ एटॉमिक साइज से ही है ना, आप मोर देन 80-90 एमसीक्यूज अभी बना सकते हो। 40 तो मैंने ही अभी आपको बता दिए, अब 3D सीरीज के ही कितने सारे एमसीक्यूज आप बना सकते हो। और अभी ये लैंथेनॉइड्स आएगा, फिर एक्टिनॉइड्स आएगा। तो लैंथेनॉइड्स में देखो, तो लैंथेनॉइड्स में पहले मैं एलिमेंट्स का मतलब सिंबल लिख लेता हूँ। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस में है ना पहले यूरोपियम आता है, तो यूरोपियम, देन यू हैव सीरियम, प्रासोडीनियम, नियोडीनियम, प्रोमीथियम, देन यू हैव समारियम, ओके, देन यू हैव गैडोलिनियम, देन यू हैव टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होलिमियम, अर्बियम, थूलियम, यटर्बियम एंड लुटेशियम। आप देखोगे तो लेफ्ट टू राइट आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, दैट्स इट। क्योंकि ये देखो ना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो यहाँ पे भी होगा, 4f में आप इलेक्ट्रॉन्स भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो। और वैसे भी लेफ्ट टू राइट हम क्या करते हैं, एटॉमिक साइज को डिक्रीज करा देते हैं। तो जो लैंथेनॉइड्स का एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है, सिर्फ वही ऑर्डर आपको याद रखना है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है। जो समारियम और गैडोलिनियम के बीच में यूरोपियम आ रहा था, वो यूरोपियम को उठा के आपको सबसे पहले रख देना है। तो बस यूरोपियम सबसे पहले आएगा, दैट इज द ओनली चेंज दैट यू नीड टू नो। और ये जो अभी हम ट्रेंड पढ़ रहे हैं, वो कौन सा ट्रेंड पढ़ रहे हैं? ये ट्रेंड हम पढ़ रहे हैं मेटालिक रेडियस का। ये किसका ट्रेंड पढ़ रहे हैं हम? मेटालिक रेडियस। तो देखो इसमें भी कोई 3 एलिमेंट्स रैंडमली उठा के देंगे और बोलेंगे एटॉमिक साइज को कंपेयर करो। बोलने का सर लैंथेनॉइड्स में कोई दिक्कत नहीं है, जो लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट्स थे, जैसे ये देखो सीरियम, प्रासोडीनियम, नियोडीनियम, प्रोमीथियम, समारियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोस्मियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटर्बियम, लुटेशियम और यूरोपियम। तो ये जो यूरोपियम होता है ना, वो समारियम और गैडोलिनियम के बीच में आता है, तो उसको सबसे पहले उठा के रख दो। अब जब मैं आयोनिक रेडाई की बात करूंगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आयोनिक रेडाई, तो आयोनिक रेडाई थोड़ा सा, आयोनिक रेडाई में कोई चेंज नहीं होता है, वो ऑर्डर में जहाँ पे पहले आपने यूरोपियम में चेंज किया था ना, उतना भी चेंज मत करो। मतलब कौन आएगा पहले? वही सीरियम आएगा और +3 में रहेगा, +3। तो सीरियम है, प्रासोडीनियम है, नियोडीनियम है, फिर प्रोमीथियम है, देन यू हैव समारियम, देन यू हैव यूरोपियम। ओके, कोई ऑर्डर में चेंज नहीं होगा। गैडोलिनियम, देन यू हैव टर्बियम, एंड देन यू हैव डाइस्प्रोसियम, देन यू हैव होल्मियम, देन यू हैव अर्बियम, थूलियम विच इज Tm3+, ठीक है। then you will have ytterbium which is Yb3+, और लुटेशियम। सर आप +3 में ही क्यों देख रहे हो? तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लैंथेनॉइड्स इज +3।
ओके, कुछ एलिमेंट्स अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स भी बताते, बट जिसे हम ग्रुप ऑक्सीडेशन या कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे वो +3 होगा। ओके, और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा रेडियस पढ़ रहे हैं हम? आयोनिक रेडियस। So we are talking about ionic radius. देखो, तो मेटालिक रेडियस में क्या होता है क्लास? मेटालिक रेडियस में यूरोपियम को हम आगे भेज देते हैं, और आयोनिक रेडियस में कोई ऑर्डर में चेंज नहीं होगा। जो लैंथेनॉइड्स का जो सिक्स्थ पीरियड में लैंथेनॉइड्स है, जिसको हम 4f इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, या 4f इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो फर्स्ट सीरीज है, जिसको हम 4f सीरीज भी बोलते हैं, वही ऑर्डर आपको याद रखना है। तो देखो, दिस कंप्लीट्स अवर फर्स्ट ट्रेंड ऑफ द चैप्टर, दैट इज एटॉमिक साइज। तो क्या पता होना चाहिए? देखो, मैं एक बार फटाफट समरी बता देता हूँ आपको। एटॉमिक साइज कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता है वो पता होना चाहिए। फिर पूरे डी ब्लॉक का आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 3 में क्या हो रहा है, ग्रुप 4 से 12 में क्या हो रहा है। आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो पता होना चाहिए। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से केमिकल ट्विन्स और बेसिक नेचर पे क्या फर्क पड़ेगा वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 3D सीरीज के बारे में वो पूरा ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने ये डायग्राम किया 3D 4D 5D, उसमें क्या मिस्टेक है एनसीईआरटी में वो मैंने आपको बता दिया कि टेबल में उन्होंने पिकोमीटर्स में दिया है, यहाँ पे नैनोमीटर्स में दिया है, और यहाँ पे जब आप कन्वर्ट करोगे तो वो मैच नहीं हो रहा है एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से। तो आपको याद सिर्फ इतना रखना है, मैंगनीज और जिंक का एटॉमिक साइज सेम होता है, दैट इज 137, और स्कैंडियम का 164 होता है। और अगर आप ये डायग्राम देखोगे ना, तो देखो, स्कैंडियम का और जिंक का सेम होता है ना एटॉमिक रेडियस, 137 पिकोमीटर्स होता है। तो वो डायग्राम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना, जैसे मैंने तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है। देखो, अगर ये मेरा मैंगनीज है कहीं तो ये मेरा जिंक है, तो ऑलमोस्ट 137 पे ही दोनों दिख रहे हैं, बट वो एनसीईआरटी के डायग्राम में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ कुछ शॉर्ट कमिंग्स है एनसीईआरटी के जो मैं आपको बता रहा हूँ। इतना डिटेल में तो कोई डिस्कस भी नहीं करता है, एंड 100% वो आपको एग्जाम में इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम। बट ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद हम लेंथेनॉइड्स की तरफ गए। लेंथेनॉइड्स में मेटालिक और आयोनिक रेडियस के बारे में देखा। एंड नाउ यस 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 वी हैव टू डू एक्टिनॉइड्स, एंड देन वी वाइंड अप फॉर द डे। ओके, एक्टिनॉइड्स जो होता है, तो इसमें ज्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है। सिर्फ आप ये बोलेंगे कि लेफ्ट टू राइट जो है एक्टिनॉइड्स में एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होगा, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, अगेन बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ओके, पर आपको ये याद रखना है कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्यों ऐसा? बिकॉज एक्टिनॉइड्स में आप समझो ना क्लास, एक्टिनॉइड्स में कौन से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 5f, और यहाँ पे 4f। तो यहाँ पे 5f हैज, मैं लिख देता हूँ वो थियरी, 5f हैज even more poor shielding effect, even poor shielding effect, even more poor shielding effect देन 4f। मतलब 4f का शील्डिंग पावर ज्यादा होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन 4f, क्योंकि 5f का साइज ज्यादा होगा तो शील्डिंग पावर उसका और कम हो जाएगा, उसका शील्डिंग पावर और कम हो जाएगा। ठीक है, 4f। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विल बी मोर देन दैट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये बात समझ में आई? सो विद दिस वी कंप्लीट द एंटायर एटॉमिक साइज का ट्रेंड। इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी डेटा ऑफ एनसीईआरटी,
जो या तो PYQs में आ चुके हैं या तो पीवाई मतलब आपके फ्यूचर एग्जाम्स में आ सकते हैं। यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि इतना आप एटॉमिक साइज के लिए पढ़ लेते हो, दिस इज मोर देन इनफ। ओके, एनसीईआरटी में तो इतना माइनर माइनर डिटेल्स दिया भी नहीं है, बट जो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ प्लीज स्टडी देम बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन द एग्जाम्स। When we meet in the next session, we are going to talk about the second धमाकेदार trend, that is ionization enthalpy. Until then, take care, bye, and Jai Shri Krishna.